हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स। ये जो चैप्टर है इसमें आप अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानने वाले हैं। केवल स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि देश के हर एक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को हर किसी से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं ये मौलिक अधिकार क्या है और संविधान ने हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं डिटेल में। व्यक्ति और राज्य के जो आपसी संबंध होती है उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी समस्या जो है वो हमेशा से ही बहुत अधिक जटिल रही है। ठीक है, मुश्किल रही है और वर्तमान समय की प्रजातंत्रीय व्यवस्था जो है इसमें इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि एक ओर शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएं लगा देना जरूरी है, आवश्यक है, जिससे राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य ना कर सके। तो हमने पाया कि नागरिकों के जीवन पर भी नियंत्रण जरूरी है और राज्य की शक्ति जो है उस पर भी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों के जीवन पर राज्य का कंट्रोल होना चाहिए और राज्य का जो पावर है, उसकी शक्ति है, उसमें भी कोई लिमिटेशंस होना चाहिए, कुछ लिमिटेशंस होना चाहिए, जिससे कि राज्य मनमानी तरीके से व्यवहार करते हुए व्यक्तियों की स्वतंत्रता और अधिकारों के खिलाफ, उसके विरुद्ध कार्य ना कर सके। मौलिक अधिकार व्यक्ति स्वतंत्र और अधिकारों के हित में राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के श्रेष्ठ उपाय हैं। ठीक है, राज्य की शक्ति पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है, उनको सीमित करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि राज्य जो है मनमाने ढंग से व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के विरुद्ध कार्य कर सकता है। इसीलिए मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों यानी उसके लिबर्टी एंड उसके राइट्स के हित में राज्य की जो शक्ति होती है, उसका जो पावर होता है, उस पर प्रतिबंध लगाने का एक श्रेष्ठ उपाय है। ठीक है, मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है? इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। संविधान के अंतरंग भाग के रूप में मौलिक अधिकारों का बहुत अधिक महत्व है। सर्वप्रथम मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के आधार स्तंभ है। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, मौलिक अधिकार जो है वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है ऐसी परिस्थितियों को बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं जिसके बेसिस पर, जिसके आधार पर बहुमत की जो इच्छा है उसका निर्माण होता है और उसको क्रियान्वित किया जाता है, माने इसको चलाया जाता है। वे इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य हैं कि उनके द्वारा, यहाँ मौलिक अधिकार की बात हो रही है कि मौलिक अधिकार इस दृष्टि से भी प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन आधारभूत स्वतंत्रताओं तथा स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना उचित रूप से नागरिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। ठीक है, मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है? मौलिक अधिकारों की वजह से व्यक्ति जो है वो पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए इसको सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, जीएन जोशी इस संबंध में लिखते हैं, एक स्वतंत्र प्रजातंत्रात्मक देश में मौलिक अधिकार सामाजिक, धार्मिक और नागरिक जीवन के प्रभावदायक उपयोग के एकमात्र साधन है। इन अधिकारों के बिना प्रजातंत्रात्मक सिद्धांत लागू नहीं हो सकते और सदैव ही बहुमत के अत्याचार का भय बना रहता है। द्वितीय, मौलिक अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितांत
आवश्यक है। ठीक है, मौलिक अधिकार का दूसरा महत्व क्या है? मौलिक अधिकार जो है एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल यानी एक पार्टी की तानाशाही को स्थापित होने से रोकता है। इसमें संदेह, इसमें कोई शक नहीं है, शक की बात नहीं है कि वर्तमान समय में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन का भय समाप्त हो गया है, लेकिन प्रजातंत्रात्मक राज्यों में बहुमत तानाशाही का भय बराबर बना हुआ है। मौलिक अधिकार शासकीय और बहुमत वर्ग के अत्याचारों से व्यक्ति की, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं और इस प्रकार बहुमत के अत्याचारी शासन की आशंका का अंत करते हैं। मौलिक अधिकार का तीसरा महत्व। मौलिक अधिकार व्यक्ति स्वातंत्र्य और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण जो होता है, समाज का कंट्रोल, उसके बीच में उचित सामंजस्य की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा एक तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है और दूसरी तरफ नागरिकों को शासन के स्वेच्छाचारी संचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है इसके द्वारा क्या होता है? मौलिक अधिकार के द्वारा नागरिक जो होते हैं, जनता जो है वो शासन के, यदि शासन मनमानी करे, अपनी इच्छा से संचालन करे, उसके विरुद्ध जो है जनमत के निर्माण के लिए मौलिक अधिकार जो है एक अवसर प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। जब मौलिक अधिकारों को वैधानिक रूप से स्थिर कर दिया जाता है तो उनके महत्व और सम्मान में अधिक वृद्धि हो जाती है। इससे उन्हें साधारण कानून से अधिक उच्च स्थान और पवित्रता प्राप्त हो जाती है। इससे वे अनुल्लंघनीय बन जाते, यानी उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता और विधायी, कार्यपालिका व न्यायिक सत्ता के लिए उनका पालन आवश्यक हो जाता है। मौलिक अधिकार का अर्थ। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार होता है जिसमें राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता और मौलिक अधिकार हमें कौन देता है? ये संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, संविधान जो है मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को प्रदान करती है या देती है। ठीक है, और राज्य भी जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। व्यक्ति के इन अधिकारों को जिन आधारों पर मौलिक अधिकार कहा जाता है वे इस प्रकार है। मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है व्यक्ति के इन अधिकारों को? पहला कारण, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए मौलिक ये अधिकार जो है बहुत आवश्यक है। इनके अभाव में, इन अधिकारों के अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोकतंत्रात्मक राज्य में प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इन अधिकारों को मौलिक कहने का दूसरा कारण यह है कि उन्हें देश की मौलिक विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार को मौलिक कहने, ये जो अधिकार है इनको मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको देश की मौलिक विधि यानी संविधान में स्थान दिया जाता है और साधारणतया संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के अलावा इनमें और किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में मुख्य न्यायाधीश पातंजलि शास्त्री ने कहा था, मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर है। तीसरा कारण, मौलिक अधिकार साधारणतया अनुल्लंघनीय है अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या बहुमत दल द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो
उसका उल्लंघन जो है कोई नहीं कर सकता है, ना तो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका या बहुमत दल, ठीक है, इनके द्वारा भी इसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। चौथा कारण, मौलिक अधिकार न्याय योग्य जस्टिसेबल होते हैं, अर्थात न्यायपालिका इन अधिकारों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। क्लियर हुआ कि मौलिक अधिकार को, ये जो अधिकार, इसको मौलिक नाम क्यों दिया गया, मौलिक क्यों कहा जाता है मौलिक अधिकार। अब आप जानेंगे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। संविधान ने हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए हैं, अब हम आगे जानने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1979 याद रखिएगा डेट, 1979। 44वें संवैधानिक संशोधन से पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार में शामिल था, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के बाद 79 में मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। इस प्रकार 6 मौलिक अधिकार जो है बचा है अब, ठीक है, शेष है। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक विधिक अधिकार यानी लीगल राइट के रूप में है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को 6 अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से हैं वे 6 अधिकार, चलिए जानते हैं। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति तथा शिक्षण संबंधी अधिकार। और छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब एक एक कर जानते हैं कि इन अधिकारों में क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है संविधान ने हमें प्रदान की है। ठीक है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18 में है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है एवं समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का निषेध किया गया है। कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, इसको अलग नहीं करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 14 से 18 जो है समानता का अधिकार उल्लेखित है संविधान में। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। तो अनुच्छेद 14 में कौन सी समानता की बात कही गई है, अनुच्छेद 15 में कौन सी समानता की बात कही गई है, और 16, 17, 18 में कौन सी समानता के बारे में चर्चा की गई है, ये सब आप जानने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद के प्रथम भाग के शब्द कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है और इसके द्वारा राज्य पर यह बंधन लगाया गया है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई गरीब मजदूर है या फिर बहुत बड़ा नेता है या बहुत बड़े पोस्ट पर है, कोई भी जो व्यक्ति है अगर सेम अपराध करते हैं, ठीक है, तो उसको दंड भी जो है सेम मिलेगा, अलग नहीं होगा, चाहे वो बहुत बड़ा बहुत पोस्ट वाला व्यक्ति हो या एक साधारण मजदूर हो। ठीक है, सबके लिए जो कानून है समान होगा। कानून का समान संरक्षण वाक्य अमेरिकी संविधान से लिया गया है और कानून का समान संरक्षण इसका तात्पर्य यह है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए
प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। ठीक है, यानी व्यक्ति जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति जो है इक्वली जो कोर्ट से, न्यायालय से सहायता ले सकता है, उसकी शरण ले सकता है। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून द्वारा मान्य किसी भेदभाव की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती है। यदि कानून कर लगाने के संबंध में, धनी और गरीब में और सुविधाएं प्रदान करने में स्त्रियों और पुरुषों में भेद करता है, तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ अगर टैक्स में डिफरेंस हो, कानून जो है अगर टैक्स लगाने के संबंध में गरीब और अमीर में असमानता करे, तो ये जो है समानता के अधिकार का हनन नहीं होगा। ठीक है, और स्त्री पुरुष में यदि कोई सुविधा प्रदान करने में कानून भेद करता है, तो इसको भी कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। क्लियर? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कानून के समक्ष समानता के साथ साथ अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के साथ उसके जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नान गृहों, सड़कों आदि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर। अनुच्छेद 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अनुच्छेद 16 के अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य को, यानी इसके अंदर राज्य को यह अधिकार है कि वह राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर दे। ठीक है, आवश्यक योग्यताएं राज्य निर्धारित कर सकता है, लेकिन मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वे उस पद के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दे। इसी प्रकार सेवाओं में पिछड़े हुए वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जा सकते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध का प्रावधान करता है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता यानी छुआछूत का निषेध किया गया है, मनाही की गई है इसकी। ठीक है, अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता का लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। हिंदू समाज से अस्पृश्यता के विष को समाप्त करने के लिए संसद के द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट पारित किया गया है, जो पूरे भारत में लागू होता है। इस कानून के अनुसार अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का निषेध। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां प्रदान की जाती थी, जो सामाजिक जीवन में भेद उत्पन्न करती थी। अतः नवीन संविधान में इनका निषेध कर दिया गया है।
अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई यानी दूसरा कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारतवर्ष का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की आज्ञा ऑर्डर के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18 की उपयुक्त व्यवस्था के बावजूद भारत में 1950 से ही भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आदि उपाधियां भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी। मार्च 1977 में जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद महान्यायवादी ने परामर्श दिया कि ये उपाधियां अनुच्छेद 18 की धारा 1, 2 और 3 के शब्दों तथा भावना के अनुरूप नहीं है। अतः जुलाई 1977 में संसद द्वारा एक विधेयक पारित कर इन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। 1980 में राजनीतिक स्थिति में पुनः परिवर्तन के साथ संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर पुनः फिर से इस प्रकार की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ यानी शुरू कर दिया गया। समानता के अधिकार के बाद स्वतंत्रता का अधिकार है। मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार राइट ऑफ फ्रीडम अनुच्छेद 19 से 22 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। अतः संविधान के द्वारा नागरिकों को विविध स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट है। मूल संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इनमें छठी स्वतंत्रता संपत्ति की स्वतंत्रता थी। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ साथ संपत्ति की स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई है और अब नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं ही प्राप्त है। 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है चलिए जानते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अनुच्छेद 19 का भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। मूल संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्षेत्र बहुत व्यापक था और अपमान, लेख तथा वचन, न्यायालय अवमान, शिष्टाचार या सदाचार पर आघात और राज्य की सुरक्षा के हित में ही इसे सीमित किया जा सकता था। रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या में कहा कि अपराध के लिए उत्तेजित करने और सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के कामों को उपयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अतः संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को और सीमित कर दिया गया और अब राज्य जिन आधारों पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है वे इस प्रकार है। राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना। 1963 के 16वें संशोधन द्वारा स्वतंत्रता पर एक और प्रतिबंध लगा दिया गया। अब यदि कोई व्यक्ति भारत से उसके किसी भाग को अलग करवाने का प्रचार करे तो राज्य के द्वारा उसकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। संक्षेप में अनुच्छेद 19(2) में इन आधारों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर नागरिकों की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उस पर तभी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं जब राज्य की सुरक्षा की बात हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, लोक व्यवस्था के लिए, शिष्टाचार या सदाचार के हित में, न्यायालय अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मानहानि, अपराध के लिए उत्तेजित करना, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस या फिर भारत की प्रभुता एवं अखंडता को यदि खतरा हो तभी हम
तभी जो है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये कुछ परिस्थितियाँ दी है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। प्रेस भी विचार और अभिव्यक्ति का ही एक साधन है। आपातकाल में प्रेस द्वारा संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। अब 44वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है कि प्रेस संसद तथा राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में पूर्ण स्वतंत्र है और राज्य के द्वारा इस संबंध में प्रेस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकेगा। बम्बई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जून 1988 में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दूरदर्शन पर भी लागू होता है। न्यायमूर्ति ने अपने निर्णय में कहा, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों में यदि बिना किसी विधिक आधार के कोई काट-छांट की जाए तो इस प्रकार की कार्यवाही को अवैध घोषित किया जा सकता है। हड़ताल करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है, अतएव किसी भी व्यक्ति को हड़ताल करने से रोका जा सकता है। प्रदर्शन जब हड़ताल का रूप धारण कर लेता है तो वह विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन मात्र नहीं रह जाता है। अपने ऐतिहासिक महत्व के निर्णय भारतीय साम्यवादी दल, मार्क्सवादी बनाम भरत कुमार और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने केरल उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हुए यह अभी निर्धारित किया कि राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आयोजन करना असंवैधानिक और अवैध है। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, अनुच्छेद 19 का व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों के प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शस्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्यों के द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, अनुच्छेद 19 गा, संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र करे अथवा शांति और व्यवस्था को भंग करे। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 19 घ, भारत के सभी नागरिक बिना किसी प्रतिबंध या विशेष अधिकार पत्र के संपूर्ण भारत के क्षेत्र में घूम सकते हैं। इस अधिकार पर राज्य सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है। भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी, अनुच्छेद 19 डा, भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार स्थायी या अस्थायी रूप से भारत में किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान द्वारा की गई यह व्यवस्था इकहरी नागरिकता के नितांत अनुरूप है, लेकिन राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियों के हित में इस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, अनुच्छेद 19 छा, संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है।
अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। इस प्रकार संविधान द्वारा प्रदान की गई उपयुक्त स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं और इनमें से प्रत्येक पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। संविधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा इन प्रतिबंधों की आलोचना की गई थी। प्रोफेसर के.टी. शाह ने कहा था, वास्तव में 19वें अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई ये स्वतंत्रताएं इतनी संदेहपूर्ण हो गई है कि इन स्वतंत्रताओं की खोज करने के लिए दूरबीन का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। सरदार हुक्म सिंह और कुछ अन्य सदस्यों ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए थे, लेकिन विद्वान व्यक्तियों के इन तर्कों के बावजूद असीमित स्वतंत्रता की बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में एक सभ्य समाज के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को असीमित रूप में कोई अधिकार या स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती है। इन प्रतिबंधों के होते हुए भी ये स्वतंत्रताएं इस दृष्टि से सुरक्षित है कि इन स्वतंत्रताओं पर केवल युक्तियुक्त प्रतिबंध ही लगाए जा सकेंगे और प्रतिबंध की युक्तियुक्तता या औचित्य का निर्णय न्यायालय ही करेगा। चिंतामणि राय बनाम मध्य प्रदेश राज्य के विवाद में न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि विधानमंडल द्वारा युक्तियुक्त या उचित प्रतिबंध का निर्धारण अंतिम नहीं होगा। यह अधिकार न्यायालय को प्राप्त होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त सजग है और प्रतिबंधों के औचित्य के आधार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिमी बंगाल सुरक्षा कानून की धारा 38 और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पाकिस्तानी शरणार्थी आगमन नियंत्रण कानून 1947 की धारा 7 को अवैध घोषित किया जा चुका है। मद्रास राज्य बनाम बीजी राव तथा रशीद अहमद बनाम केंद्रीय सरकार तथा और अन्य भी ऐसे अनेक विवादों के उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें न्यायालय के द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अनुचित नियंत्रणों से नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा की गई है। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा संसद को अधिकार दिया गया था कि उसके द्वारा राष्ट्र विरोधी समुदायों और गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शासक दल के प्रभाव में संसद के द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता था। अतः 43वें संवैधानिक संशोधन 1977 द्वारा संसद की इस शक्ति को समाप्त कर दिया गया है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर
उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक जाने का समय शामिल नहीं है। 24 घंटे का जो समय दिया गया है, इसमें बंदी गृह से न्यायालय तक जाने का समय जो है शामिल नहीं है। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। पहला, शत्रु देश के निवासियों पर, और दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन। अनुच्छेद 22 के खंड 4 में निवारक निरोध की चर्चा की गई है और यह भारतीय संविधान का सबसे अधिक विवादास्पद प्रावधान है। यद्यपि संविधान में निवारक निरोध की परिभाषा नहीं दी गई है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव में किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के ही नज़रबंदी है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं, बल्कि उसे अपराध करने से रोकना है। सामान्य काल और संकट काल दोनों में लागू। प्रिवेंटिव डिटेंशन एप्लीकेबल इन पीस टाइम एंड इन वॉर टाइम। निवारक निरोध के संबंध में विशेष बात यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार निवारक निरोध सामान्य काल तथा संकट काल दोनों में लागू होगा। इतिहास में अन्य किसी भी प्रजातंत्रात्मक राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। ब्रिटेन और अमेरिका आदि प्रजातंत्रात्मक राज्यों में केवल युद्धकाल में ही इसका आश्रय लिया जाता रहा है, लेकिन भारतीय संविधान युद्ध और शांति दोनों समयों के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था करता है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 अनुच्छेद 22 के भाग 4, 5 और 6 के अंतर्गत निवारक निरोध का जो उल्लेख किया गया है, उसके अंतर्गत संसद के द्वारा 1950 ईस्वी में निवारक नज़रबंदी अधिनियम पारित किया गया। समय समय पर इस अधिनियम की अवधि बढ़ाई जाती रही और यह अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक चला। इस काल में विरोधी दलों द्वारा अनेक बार यह आरोप लगाया गया कि शासन के द्वारा इस अधिनियम की व्यवस्था का उपयोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। 1969 में संसद में कांग्रेस को आवश्यक बहुमत प्राप्त न होने के कारण इस अधिनियम की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकी। निवारक निरोध अधिनियम 1950 प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 अनुच्छेद 22 के भाग 4, 5 और 6 के अंतर्गत निवारक निरोध का जो उल्लेख किया गया है, उसके अंतर्गत संसद के द्वारा 1950 ईस्वी में निवारक नज़रबंदी अधिनियम पारित किया गया। समय समय पर इस अधिनियम की अवधि बढ़ाई जाती रही और यह अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक चला। इस काल में विरोधी दलों द्वारा अनेक बार यह आरोप लगाया गया कि शासन के द्वारा इस अधिनियम की व्यवस्था का उपयोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। 1969 में संसद में कांग्रेस को आवश्यक बहुमत प्राप्त न होने के कारण इस अधिनियम की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकी। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 MISA 7 मई 1971 को राष्ट्रपति ने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अध्यादेश जारी किया और जून 1971 में इस अध्यादेश ने कानून का रूप प्राप्त कर लिया। इस कानून को ही बोलचाल में मीसा के नाम से जाना जाता है। मीसा की व्यवस्था निवारक निरोध अधिनियम से भी कठोर है। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत नज़रबंदी की अधिकतम अवधि 1 वर्ष थी। मीसा के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति को परामर्शदाता मंडल से सलाह प्राप्त किए बिना संकट काल की अवधि में अधिक से अधिक 21 माह तक नज़रबंद रखा जा सकता है। इस कानून द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को नज़रबंद किया जा सकता है जो कि भारत की प्रतिरक्षा, सुरक्षा, समाज के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं की सुरक्षा के विरुद्ध कार्यवाही करता है। मीसा की इस व्यवस्था को 1974, 1975 और 1976 में राष्ट्रपति द्वारा विविध आदेश जारी कर
और अधिक कठोरता प्रदान कर दी गई। निवारक निरोध के संबंध में वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट पोजीशन अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक निरोध कानून की व्यवस्था संविधान सभा में अत्यधिक विवाद का कारण बनी थी और संविधान लागू किए जाने के बाद भी अनेक पक्षों द्वारा इसकी आलोचना की गई। 1975 में घोषित आपातकाल के अंतर्गत तो निवारक निरोध और मीसा की व्यवस्था का बहुत अधिक दुरुपयोग किया गया था। अतः निवारक निरोध और मीसा के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था। 1977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में मीसा की व्यवस्था को समाप्त करने का आश्वासन दिया गया था। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जनता पार्टी के एक वर्ग और कुछ विरोधी दलों द्वारा यह मांग की गई कि शांति काल में किसी भी रूप में निवारक निरोध कानून की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही इस संबंध में यथार्थ स्थिति के आधार पर विचार किया गया। 23 और 24 दिसंबर 1978 को दिल्ली में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, उसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने विचार व्यक्त किए राज्य सरकारों के द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य निवारक निरोध कानून के बिना नहीं किया जा सकता। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा ऐसे कुछ प्रबंध किए गए जिससे शासक वर्ग द्वारा निवारक निरोध कानून की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग न किया जा सके। 1971 में जारी किया गया आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा 44वें संवैधानिक संशोधन के प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह स्वतः ही रद्द हो गया। भारत में केंद्र और राज्यों दोनों को ही निवारक निरोध कानून बनाने और लागू करने का अधिकार प्राप्त है। अतः केंद्र स्तर पर मीसा की व्यवस्था समाप्त हो जाने पर भी अधिकांश राज्यों में निवारक निरोध की व्यवस्थाएं लागू रही। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 24 सितंबर 1983 को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के नाम से एक और निवारक निरोध अध्यादेश जारी किया, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक और जातीय बलवों और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक अन्य गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना है। अध्यादेश अब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बन गया है। इसके अधीन निरोध की तिथि से 10 दिनों के भीतर निरोध के आधार बताए जाने का उपबंध है। निरुद्ध व्यक्ति निरोध की विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। 1984 में पंजाब में आतंकवाद से उत्पन्न विशेष स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की व्यवस्था को और कठोर बनाया गया। इस प्रसंग में 5 अप्रैल 1984 को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया जो केवल पंजाब और केंद्र शासित क्षेत्र में चंडीगढ़ के संबंध में था। इसके अलावा 22 जून 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दूसरा संशोधन अध्यादेश 1984 जारी किया गया। अध्यादेश में कहा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त इसके अलावा संपूर्ण भारत में लागू होगा और इसके आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की व्यवस्था में जो परिवर्तन करते हुए इसे और कठोर बना दिया गया वे इस प्रकार है। पहला, यह संशोधन किया गया कि किसी व्यक्ति को नज़रबंदी के आदेश की अवधि खत्म होने या आदेश रद्द हो जाने के बाद नया आदेश जारी करके उसे नज़रबंद किया जा सकेगा। दूसरा, मुख्य प्रावधान यह किया गया कि नज़रबंदी के हर कारण पर अदालतों को अलग अलग विचार करके फैसला करना होगा। अभी तक स्थिति यह थी कि नज़रबंदी के अनेक कारणों में से किसी एक को भी अदालत अवैध पाती थी तो नज़रबंदी को गैर कानूनी घोषित करके नज़रबंद को रिहा करने का फैसला देती थी। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। तीसरा, यह स्पष्ट किया गया कि एक व्यक्ति के खिलाफ दूसरी बार नज़रबंदी आदेश जारी करने पर संपूर्ण नज़रबंदी की कुल अवधि पंजाब और चंडीगढ़ के अशांत प्रदेशों में 2 वर्ष और शेष बाकी देश में 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की श्रेणी का एक कानून विदेशी मुद्रा संरक्षण व सरकारी निरीक्षण अधिनियम 1974 कॉफीपोसा 19 दिसंबर 1974 से लागू है। 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के आधार पर इस अधिनियम को संशोधित कर
तस्करों के लिए नज़रबंदी की सीमा 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश और कानून की वैधता को 1981 में ही सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिसंबर 1981 के निर्णय में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश और कानून की वैधता को स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही आदेश दिया है कि उपयुक्त कानून के अधीन नज़रबंद व्यक्तियों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। यह भी निर्देश दिया गया है कि सरकार के द्वारा इस अधिकार का कम से कम और अधिक से अधिक सावधानी के साथ ही प्रयोग किया जाना चाहिए। टाडा TADA टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट। टाडा अर्थात आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोधक अधिनियम भारत के पंजाब, कश्मीर एवं अन्य राज्यों में बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सन 1985 में लागू किया गया था। 30 धाराओं से संबंधित इस कानून में प्रावधान है कि पुलिस अधीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए बयानों एवं संस्वीकृतियों को अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य माना जाएगा। गवाहों के नाम एवं पते गुप्त रखे जाने का प्रावधान है ताकि कोई भी व्यक्ति निडर होकर बयान दे सके। कुछ राज्यों में टाडा का दुरुपयोग हुआ और कुछ ऐसे लोग बंदी बना लिए गए जिनका संबंध आतंकवादी गतिविधियों से नहीं था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने टाडा की धारा 15 व 16 पर विशेष आपत्ति की। आयोग का कहना है कि टाडा की धारा 15 का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 20 की अवहेलना करता है। टाडा के विरोध किए जाने के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, पुलिस अभियुक्त को 180 दिनों तक हिरासत में रख सकती है। इसके बाद कार्यकारी दंडाधिकारियों के समक्ष उपस्थित कर फिर अगले 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। दूसरा, पुलिस के समक्ष की गई अपराध स्वीकृति को सबूत माना जा सकता है। तीसरा, टाडा का मुकदमा एक राज्य से दूसरे राज्य या अदालत में स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अभियुक्त को आरोपी और गवाहों की जानकारी से वंचित रखा जा सकता है। टाडा की अपील मात्र 30 दिनों के भीतर केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। 23 मई 1995 को टाडा की अवधि समाप्त हो गई और संघ सरकार टाडा के स्थान पर नया अपराध निरोध कानून बनाने पर विचार करने लगी। पोटो से पोटा। आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 पोटो 24 अक्टूबर 2001 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू किया गया। इस अध्यादेश में आतंकवाद की व्यापक परिभाषा दी गई थी। पोटो के तहत अधिकतम मृत्यु दंड तथा न्यूनतम 5 वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया। 3 प्रमुख संशोधनों के साथ 31 दिसंबर 2001 से पोटो नए रूप में लागू किया गया। संशोधित अध्यादेश को आतंकवाद निरोधक अध्यादेश द्वितीय के नाम से जाना गया। 26 मार्च 2002 को संपन्न संसद की संयुक्त बैठक में पोटो के स्थान पर पोटा आतंकवाद निरोधक विधेयक पारित कर दिया गया, जिसे 2 अप्रैल 2002 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। पोटा के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। पोटा के तहत गिरफ्तारी में 1 वर्ष तक जमानत नहीं, बिना मुकदमे का विचार किए 90 दिन तक हिरासत में रखने का प्रावधान। कत्लेआम मचाने वाले आतंककारियों को मौत की सजा संभव। आतंकवाद की अन्य कार्यवाहियों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान। आतंककारियों की सहायता करने वालों की नकद या संपत्ति को जब्त करने का अधिकार। पुलिस को निजी टेलीफोन टेप करने का अधिकार। पुलिस के समक्ष दिया गया बयान साक्ष्य के रूप में मान्य। कतिपय सुरक्षात्मक प्रावधान भी किए गए, मसलन अभियुक्त के खिलाफ जांच पुलिस उप अधीक्षक या उससे बड़ा अधिकारी करेगा। पुलिस के समक्ष दिया गया बयान पुलिस के सामने दिया गया बयान 48 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड होगा। यातना दिए जाने की शिकायत मिलने पर मजिस्ट्रेट अभियुक्त को मेडिकल जांच के लिए भेज सकता है। अभियुक्त का कानूनी प्रतिनिधि पूछताछ के दौरान कुछ समय के लिए उपस्थित रह सकेगा। अधिकारों का दुरुपयोग करने पर पुलिस अधिकारी पर मुकदमा चल सकेगा तथा पीड़ित को मुआवजा मिल सकेगा। पोटा रद्द।
21 सितंबर 2004 को केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर विवादास्पद पोटा को रद्द कर दिया। 6 दिसंबर 2004 को लोकसभा ने भी पोटा को रद्द करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया। पोटा को समाप्त करने का इरादा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में व्यक्त किया गया था। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि पोटा कानून को निरस्त कर दिए जाने के बावजूद इसके तहत दर्ज मुकदमों को वापस नहीं लिया जाएगा और प्रत्येक मामले की समीक्षा के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। इसमें दो राय नहीं कि राज्य सरकारों ने पोटा का खुलकर दुरुपयोग किया। मसलन जयललिता सरकार ने वाइको और अन्य 8 लोगों को पोटा के अंदर जेल में डाल दिया। वहीं भाजपा समर्थित मायावती सरकार ने राजा भैया, उनके पिता और अन्य रिश्तेदारों पर पोटा लगा दिया। पोटा की जगह गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 को अधिक प्रभावी बनाकर आतंकवादी चुनौती का सामना किया जा सकता है। निवारक निरोध या मीसा की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और मीसा। संविधान सभा में निवारक निरोध संबंधी व्यवस्था की कटु आलोचना की गई। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इसे असफलताओं का शिरोमणि बताया और बख्शी टेकचंद ने इसे दमन और निरंकुशता का पत्र कहा था। न्यायालयों के द्वारा भी निवारक निरोध की व्यवस्था पर गंभीर आक्षेप किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश महाजन ने अपने एक निर्णय में कहा था कि निवारक निरोध कानून प्रजातांत्रिक संविधानों के प्रतिकूल है एवं विश्व के अन्य किसी भी प्रजातांत्रिक राज्य में वे नहीं पाए जाते हैं। यह आश्चर्य है कि इसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अध्याय में स्थान दिया गया है। न्यायाधीश मुखर्जी द्वारा भी अपने एक निर्णय में निवारक निरोध कानून की आलोचना की गई। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निवारक निरोध के दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी इसकी इस प्रकार आलोचना की जाती है। पहला, 2 महीने की नज़रबंदी का समय भी अधिक है। यह अवधि 15 दिन या अधिक से अधिक 1 माह होनी चाहिए। इसकी दूसरी आलोचना है, बंदी को निरोध की अवधि में शारीरिक यातना दी जा सकती है, इससे बचाव का कोई उपाय नहीं किया गया है। तीसरा, निरोध की अवधि में बंदियों के परिवार के भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चौथा, शांतिकाल में निवारक निरोध के उपयोग को रोकने या दलीय हितों के लिए इसका प्रयोग होने से रोकने की व्यवस्था नहीं है। निवारक निरोध या मीसा का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन और मीसा। निवारक निरोध की व्यवस्था की इन आलोचनाओं के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संविधान निर्माण के समय परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में निवारक निरोध की व्यवस्था कुछ सीमा तक आवश्यक और उपयोगी है। संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि अपनी विध्वंसकारी करतूतों से देश की स्वतंत्रता के लिए संकट उत्पन्न करने वाले तत्वों की कमी नहीं है। अतः इन विध्वंसकारी कार्यों पर रोक लगाने के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था व्यक्ति स्वातंत्र्य के प्रतिकूल नहीं है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में न्यायाधीश पातंजलि शास्त्री ने निवारक निरोध की उपयोगिता इन शब्दों में स्वीकार की थी। इस भयावह उपकरण की व्यवस्था, जिसका प्रजातांत्रिक संविधान में कोई स्थान नहीं है, जो मौलिक अधिकार की पवित्रता के प्रतिकूल और संविधान में की गई प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है, उन समाज विरोधी तथा विध्वंसकारी तत्वों के विरुद्ध की गई है जिनसे नवजात प्रजातंत्र के राष्ट्रीय हित को खतरा है। इस प्रकार निवारक निरोध की व्यवस्था एक भरी हुई बंदूक के समान है, जिसका किसी भी रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा जो व्यक्ति की रक्षा भी कर सकती है और उसकी हत्या भी। अतः बंदूक का प्रयोग बहुत अधिक सावधानी से और विवेकपूर्वक ही किया जाना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ठीक है, अनुच्छेद 23 जो है ये कहता है कि ज़बरदस्ती लिया गया काम या श्रम जो है बिना पैसे दिए हुए, उसका ये जो है दंडनीय अपराध है। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजन, खेतिहर, श्रमिकों तथा स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अनाचार
किए जाते थे। नवीन संविधान के अंतर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित कर दिया गया है। इस अधिकार का एक महत्वपूर्ण अपवाद है, राज्य सार्वजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। बाल श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को अन्य प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। भारत के विभिन्न भागों में शोषण का एक रूप बंधक मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 1975-76 में कुछ कदम उठाए गए। वस्तुतः शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। इन अनुच्छेदों में प्रदान किए गए स्वतंत्रताओं का उल्लेख बहुत अधिक व्यापक शब्दों में और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को ध्यान में रखकर किया गया है। अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को जो अधिकार प्रदान करता है वे इस प्रकार हैं। धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार। धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। उक्त संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। वस्तुतः अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 25 का एक उपसिद्धांत मात्र है। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर की गई अदायगी से छूट। धार्मिक धर्म के लिए जो खर्च किया जाता है उसके लिए निश्चित धन पर की गई अदायगी से छूट। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। भारत राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है जिसे धार्मिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है। अतः अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। किंतु यह अधिकारों की भांति ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंध रहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और सुधार संबंधी कार्य भी कर सकता है, चाहे ऐसा करते हुए धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही क्यों न करना पड़े। इस प्रकार सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबंधों के साथ संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अनुच्छेद 29 और 30। हमारे संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह भी कह दिया गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति,
धर्म और भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं। 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का जो कार्य किया गया है, उसके संबंध में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इससे अल्पसंख्यकों के अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा इन शिक्षण संस्थाओं के प्रशासन के अधिकार पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है, जिसके बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन सिद्ध होंगे। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी संविधान में स्थान दिया है, जिसका तात्पर्य है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो अधिकारों के विरुद्ध हो। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं और किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश गजेंद्र गटकर ने इसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तित कराने के लिए समुचित निर्देश, आदेश या रिट, जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और समान प्रकार की रिट सम्मिलित है, जारी करने की शक्ति प्रदान है। यह अनुच्छेद आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है। न्यायाधीश श्री पातंजलि शास्त्री ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के पवित्र कार्य का पालन करने वाले सजग प्रहरी के समान है। संक्षेप में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो 5 प्रकार के लेख जारी किए गए हैं, इस प्रकार है किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दोनों पक्षों की बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता है कि नज़रबंदी वैध है या अवैध, और यदि अवैध होती है तो न्यायालय बंदी को तुरंत मुक्त करने की आज्ञा दे देता है। इस प्रकार अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। परमादेश मैंडेमस। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही स्थगित कर दे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उत्प्रेषण। यह आज्ञा पत्र अधिकांशतः किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपयोग न करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों को भंग न करे। इस आज्ञा पत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायाधीशों से किन्हीं विवादों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अधिकार परीक्षा, को वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है
जिस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश को वारंटों के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता। व्यक्तियों के द्वारा साधारण परिस्थितियों में न्यायालयों की शरण लेकर अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, लेकिन युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थितियों में, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा संकट काल की घोषणा कर दी गई हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से प्रार्थना नहीं कर सकेगा। इस प्रकार संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों के मौलिक अधिकारों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर को स्थगित करने की व्यवस्था की गई है। वीडियो यूजफुल लगी तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।